नमस्कार, संविधान लाइव में आपका स्वागत है। किसी इंसान के बनने की प्रक्रिया में जिस ईंट और गारे की जरूरत होती है वो उसका भविष्य तय करता है। 13 साल की उम्र में सरकार से भिड़ने वाले और पुलिस की हिरासत में जाने वाले बादल सरोज आज एक भोपाल में एक आश्वस्ति की तरह है। आश्वस्ति उन लोगों के लिए जो जनता के सवालों के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए सड़क पर उतरते हैं। बादल सरोज का बनना हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनका होना। बादल सरोज आज हमारे बीच उन सवालों पर बात करने के लिए हैं जो हम सभी के जहन में हैं। आज किसानों के जो हालात हैं, आज जो देश की जनता के हालात हैं, वो कोई यकायक नहीं बनी है। इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है, कुछ पिछली दशकों की राजनीति भी इसके पीछे कारण है। इस राजनीति को बादल जी ने बहुत करीब से देखा है। हम उनसे बात करेंगे किसान आंदोलन के साथ इससे निकलने के रास्ते और आगे आने वाली राजनीति के बारे में। बादल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा सबसे शुरुआत में ही कि आज जो किसान आंदोलन हम देख रहे हैं वो किसान आंदोलन 3 कृषि बिलों को लेकर है। संक्षेप में पहले आप ये बताइए कि इस 3 कृषि बिलों को लेकर प्राथमिक आपत्तियां क्या हैं? देखिए, ये तीनों जो कानून है वो न केवल आजादी के बाद से इस देश के किसानों की स्थिति में जो थोड़ी बहुत सुधार आए, थोड़ी बहुत तरमीम हुई, उसको पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं, बल्कि गुलामी के जमाने में इस देश के किसान ने, खेती ने और देश ने जो कुछ भुगता है उसको लगभग उसी दशा में लौटाने वाले हैं। ये खेती के खिलाफ है, किसानी के खिलाफ है, खाद्यान्न सुरक्षा के खिलाफ है, आम लोगों के पास तक उसकी थाली में पहुंचने वाली रोटी के खिलाफ। किस तरीके से पहला कानून वो लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने ये फरमाया है कि अब खरीद के लिए सरकार का कोई सिस्टम नहीं होगा, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। अभी वो कह रहे हैं कि अभी है, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये क्यों बना था? एपीएमसी एक्ट क्यों बना था? मदर इंडिया नाम की एक फिल्म आई थी। उस मदर इंडिया में एक साहूकार हुआ करते थे और वो किस तरीके से किसानों को जरूरत के वक्त पैसा देकर उनकी बैल जोड़ी जब्त कर लेते हैं और पूरी जमीन जब्त कर लेते हैं। ये कहानियां पूरे देश भर की कहानियां थी। किसान लूटा करता था। ये आंदोलन के जरिए ये बात निकल कर आई, बहुत सारे मेजर उठाए गए उस दौरान। उसमें से एक मेजर ये था कि उसकी फसल को खरीदने के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। उस सिस्टम के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा ये था कि सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी, उससे कम पर पेमेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये था कि उसकी जो खरीद फरोख्त का काम है वो साहूकार नहीं खरीदेगा, सीधा नहीं बिकेगा, वो मंडी में बिकेगा। एक न्यूनतम देख रेख होती थी। उन्होंने इस कानून को बदल दिया। अब वो झांसा दे रहे हैं लोगों को कि मुरैना का किसान चाहे तो बंगलोर में जाके बेच सकता है, अंबाला का चाहे तो वो चेन्नई में जा सकता है। ये फालतू की बात है। उससे 30 किलोमीटर की दूर की अपनी मंडी तक ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाने में उसका पसीना निकल जाता है। मंदसौर में क्या हुआ? 6 जून को मंदसौर में ये हुआ था कि वो अपनी लहसुन और प्याज लेकर आया था। जब उसने उसकी खुदाई शुरू की थी 3 दिन पहले, तब उसकी कीमत थी 40 रुपए किलो। जब वो मंडी में लेके आया तो उसकी कीमत अभी 4 रुपए किलो। उसके डीजल का पैसा नहीं निकला। तो आप उसको ये झांसा दे रहे हैं कि वो दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, बल्कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आके उसकी गांव के चौपाल में खरीद सकता है। लुटेगा किसान। ये सिस्टम बर्बाद होगा। एमएसपी नहीं मिलेगी उसको और वो कर्ज के फंदे में फंसेगा अलग से। दूसरा नियम वो लेकर आए हैं जिसको वो कहते हैं ठेका में खेती का कानून। ठेका खेती। ये ठेका खेती वो नहीं है कि सचिन की गांव में 5 एकड़ जमीन है और वो यहाँ भोपाल में काम करने के लिए आ गए तो वो किसी को आध बटाई पे दिया है। ये वो ठेका नहीं है। ये ठेका बड़ी बड़ी कंपनियां लेंगी, बड़े बड़े जो जिसको वो कहते हैं कैपिटलिस्ट फार्मिंग, मतलब पूंजीवादी तरीके से खेती करने के लिए जो लोग आना चाहते हैं वो लेंगे। अडानी लेंगे, अंबानी लेंगे, सीधी सी बात है, विदेशी कंपनियां भी लेंगी और वो ठेका होगा 10 साल के लिए। इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि वो क्या पैदा करेंगे, किसके लिए पैदा करेंगे, इसके बारे में आपका कोई नियंत्रण नहीं है उसके ऊपर। आज बटाई में होता है आपका। दूसरी समस्या उसमें ये है कि वो किस तरीके से पैदावार करेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारा किसान, चाहे वो बुंदेलखंड का हो, चाहे वो चंबल का हो, चाहे वो मालवा का हो, वो बिना पढ़ा लिखा किसान भी जानता है कि उससे 3 साल की फसल की किस तरीके से प्लानिंग करनी है ताकि
एक खास फसल को, सोयाबीन को पैदा करने के बाद जमीन में जो एक संकट पैदा होता है वो अगली वाली फसल से वो दूर हो जाए। ये जो जिसको अपन कहते हैं मतलब ऑर्गेनिक क्रिया है, किसान बेहतरीन जानता है, ये कंपनियां वो करने के लिए छुड़ी आएगी, वो मास स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए आएगी। उदाहरण के लिए दिग्विजय सिंह की सरकार के कार्यकाल में ये चंबल किनारे की जमीन थी 25,000 हेक्टेयर, उसको उन्होंने मैक्सवर्थ नाम की कंपनी को दिया था, जो कंपनी वहां पे जट्रोफा और इत्र पैदा करने के लिए आने वाली थी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेनी जो कंपनियां है, वो कंपनियां उस मार्केट की निगाह को रख के ही उत्पादन करेंगी जहां पर खपत होगी। और संयोग ये है कि जितने भी रईस देश हैं जो हमको लूट लूट के रईस हुए हैं, उनका मौसम अच्छा नहीं है, उनको फल भी चाहिए, फूल भी चाहिए, इत्र भी चाहिए, और ये सारी चीजें पैदा करने के लिए एक मौसम हमारे यहाँ पर अच्छा है, तो उनकी मार्केट के लिए हम पैदा करेंगे। गेहूं, चावल और दाल का संकट भी पैदा होगा। और तीसरा जो ठेका खेती पर आपत्ति है, वो आपत्ति है कि ये देश देख चुका है ठेका खेती, नील की खेती हुआ करती थी। लंदन में, मैनचेस्टर में जो कपड़ा पैदा हो रहा है, उस कपड़े को रिफाइन करने के लिए यहाँ बनता था बिहार, बंगाल, उड़ीसा के एक पैच पे। 3 साल नील की खेती जिस जमीन पर होती थी, 5 साल के लिए वो बंजर हो जाती थी। उसकी वजह से अकाल पड़े, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। क्या आप उन दिनों को वापस लौटाना चाहते हैं? दूसरा जो मतलब हद दर्जे की मुनाफा परस्ती है, क्रिमिनल एक्ट है, वो ये कि इन दोनों ही कानूनों में, उदाहरण के लिए आपने मुझसे 100 क्विंटल अनाज खरीदा मेरी चौपाल पे आके, आपने 40 क्विंटल का पेमेंट कर दिया, 60 का नहीं किया, बकाया 60 की पेमेंट की आप पर्ची मुझे लिख के दे गए। या आपने 10 साल के लिए ठेके पर जमीन ली थी 1 लाख रुपए में, आपने मुझे 40,000 रुपए दिए, 60,000 नहीं दिए, उसकी पर्ची लिख के दे गए। अगर आप मुझे पेमेंट नहीं करते हैं, मैं अदालत नहीं जा सकता। ये देश जहां आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ अदालत जा सकते हैं, वहां पर आप उसके खिलाफ अदालत नहीं जा सकते, आपको एसडीएम के पास जाना होगा। एसडीएम अगर आपकी सुनवाई नहीं करता है तो कलेक्टर के पास जाना होगा। कलेक्टर आपकी अपील को नहीं सुनता है तो उसके बाद वल्लभ भवन में नहीं आना, आपको मध्य प्रदेश नहीं आना, ऑल इंडिया में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठा होगा वो अपीलेट अथॉरिटी होगा। मतलब कोई लीगल रेमेडी नहीं होती। और ये एसडीएम और कलेक्टर्स क्या करते हैं ये हम लोग जानते हैं। और अगर उनमें से कुछ भले भी होंगे तो अब सरकार एक और नया फार्मूला लेकर आ गई है कि अब वो एसडीएम, कलेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरीज के लिए भी डायरेक्ट नियुक्ति करेगी जो कॉर्पोरेट कंपनी में। तो अडानी का ठेका होगा, अडानी खरीदेगा, अडानी कलेक्टर होगा, अडानी ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा, झंडा होगा तिरंगा। तो ये एक फंडामेंटल चीज है। और आखिरी बात मैं इसमें बोल रहा हूं कि इसमें हमारी कुछ बुनियाद पर हमला किया है। हमने फेडरल स्ट्रक्चर चुना था, राज्यों और केंद्र के काम बांटे थे। कृषि जो है वो राज्यों का विषय है। केरल में जहां नारियल पैदा होता है, रबर पैदा होती है, दूसरी और चीजें हैं, मौसम भिन्न है, वहां की खेती की नीति क्या होगी ये केरल की सरकार तय करेगी। कश्मीर में क्या होगी ये कश्मीर की सरकार ने। आपने उसको बदल दिया, आपने उसको सेंट्रलाइज कर दिया। और तीसरा कानून तो बहुत ही खतरनाक है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसमें आप हजारों लाखों टन जमा कर सकते हैं और उसको दुगने मुनाफे तक भी बेच सकते हैं। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार हस्तक्षेप करेगी जब महामारी होगी, और उसमें कोरोना जैसी महामारियों का जिक्र नहीं है, भूकंप और ज्वालामुखी। कुल मिलाकर ये कि ये कॉर्पोरेट कंपनियों की लूट के लिए, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि जब आपके पास उत्पादन के जरिए मतलब वैल्यू एडिशन के जरिए मशीन लगाकर मजदूर को नियुक्त करके पैदावार करके उस पर मुनाफा कमाने की जब आपके पास हैसियत नहीं बचती है तो आप नौच खसोट करने लगते हैं। ये वो प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन ऑफ द कैपिटल है, सबसे बर्बर। इसमें एक बात ये भी आ रही है कि जो किसान आंदोलन है पूरा, इस किसान आंदोलन में पंजाब और हरियाणा इसके केंद्र में है और पंजाब और हरियाणा में बड़े किसान हैं। तो क्या जब हम किसान की बात करते हैं तो किसान के भीतर जो अन्य वर्ग हैं, सीमांत किसान का जो है, खेतीहर मजदूर का जो वर्ग है, वो इस आंदोलन से उतनी व्यापक रूप से क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्या समस्या है? देखिए, जैसे समाज के बाकी के हिस्सों में स्ट्रेटिफिकेशन है, अलग अलग वर्गीय तबके हैं और उनकी अपनी अपनी समस्या है, वैसी किसानों के अंदर भी है। इसमें दो पहलू है। पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि ये मांगे केवल उन्हीं की हैं, वो आंदोलित हैं
क्योंकि वो इस मामले में ज्यादा ठीक तरीके से अवगत है, समझ पा रहे हैं। नंबर एक, क्योंकि उनके जीवन और मरण का प्रश्न है। दूसरा कारण यह है कि पंजाब और हरियाणा में और ये वेस्टर्न यूपी के हिस्से में प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसीज है या प्रोक्योरमेंट का जो सिस्टम है एमएसपी का, वो ज्यादा बेटर है बनिस्पत बाकी के राज्यों की। तीसरा कारण यह है कि वहां पर चूंकि हरित क्रांति के दौरान एक खेती के रूप को काफी विकसित कर दिया गया था, तो प्रोडक्शन भी काफी है और वो इफरात में भी होता है। इधर बाकी के इलाके में 60%, 40%, 50% प्रोडक्शन खुद के इस्तेमाल के लिए होता है, क्योंकि जोतें काफी छोटी छोटी है, तो उन्हें कमी बेचने के लिए जाना पड़ता है, तो उनके लिए उस तरीके से एकदम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है। बाकी ये बात बिल्कुल सही है कि ये इस देश के एक ऊपर वाले किसान के तबके की मांग है अभी जो खतरा है, लेकिन ये खतरा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के हिसाब से तो बाकी सब पे भी जाएगा, ठेका खेती के रूप में तो बाकी सब पे भी जाएगा। ये बड़ा किसान एक बार बच भी सकता है ठेका खेती में, क्योंकि उसके पास हैसियत भी है, सामाजिक हैसियत भी है, पैसा भी है। लेकिन छोटे किसान की जमीन तो एक बार गई तो गई, भैंस पानी में गई तो उसके बाद निकलने वाली नहीं है, जमीन लौटेगी नहीं। इसलिए वास्तविक खतरा उसको है, लेकिन अभी तक उसके बीच में वो संदेश उस तरीके से नहीं पहुंचता है, ले जाने की कोशिश। ये मतलब एमएसपी में भी हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उसमें ये है कि 6% किसान ही एमएसपी का लाभ ले पाते हैं। जो एमएसपी का लाभ ले रहे हैं किसान, वो सबसे ज्यादा फ्रंट फुट पर हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं। इनके बीच में क्या आप कोई जातिगत समीकरण भी देखते हैं? जो जातियां हैं, खास करके पंजाब और हरियाणा में गुर्जर और जाट जातियां खासी प्रभावशाली हैं और खेती में भी उनका खासा दखल है, वो ज्यादा राजनीतिक रूप से सचेत भी हैं, तो क्या इस तरह की कोई राजनीति बनने की प्रक्रिया में है? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो 234 किसान संगठनों का AIKSSC हम लोगों ने बनाया, जिसके नेतृत्व में ये सब आंदोलन पिछले 2-3 साल में विकसित हुए हैं, उसमें मतलब सामुदायिक आधार पर सभी तबके। उसी में आप एक बार मंदसौर का जिक्र किया आपने। मंदसौर के समय भी 250 किसान संगठनों का एक संगठन जन संघर्ष मोर्चा बना था। मंदसौर की वजह से ही बना है, उसके बाद बना था। तो ये संगठन कौन कौन से हैं और किन किन पार्टियों का, क्या ये अक्रॉस द पार्टी लाइन है? देखिए, इसमें दो चीज है। पहली बात तो ये कि ये संघर्ष के दौरान विकसित हुआ और इसने 2 सवालों को बेनली किया, एमएसपी और कर्जा मुक्ति। उसके बाद फिर मांग पत्र हमारे बढ़ते गए और अब तो हम आदिवासियों की जंगल की रक्षा वाले सवाल पर भी आ गए, जो बड़े किसानों के संगठन की नहीं थी। ये देश के सारे किसान संगठनों को एकजुट करने की एक कोशिश है, जिसमें हर वर्ग का नुमाइंदगी करने वाले, रिप्रेजेंटेशन करने वाले संगठन है। अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन जितने भी मतलब जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो लेफ्ट टू द सेंटर है या लेफ्ट है, वो लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं, ऐसे बहुत सारे संगठन है, वो भी है, जैसे एनबी है। और उसी तरीके से ये वामपंथी पार्टियों के जितने भी संगठन है, किसान संगठन, वो सब है उसमें। बाकी स्वतंत्र संगठन बहुत है इस देश में, किसान संगठन, वो ताकतवर भी है, वो भी है, लगभग सभी संगठन है। कोई बड़ा एक्सेप्शन नहीं है कि जो इससे बाहर रह गया। राइट विंग पार्टीज की नहीं है, नेचुरली राइट विंग पार्टी में केवल इन्हीं का है। आरएसएस वालों का एक संगठन है जिसे वो किसान संगठन मानते हैं, हालांकि उसके नेता लोग उसको भी कहते रहते हैं। बाकी और किसी किसान कांग्रेस का कोई है नहीं उस सेंस में, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले लोग जहाँ पर लोकल किसान आंदोलनों को कर रहे हैं, उनको से बहुत सारे हमारे साथ हैं। इसको थोड़ा सा अपन पीछे ले जाएंगे कि ये तो तात्कालिक कारण है जिसमें कि किसान एकदम से सामने आए हैं, लेकिन जो हम खेती की स्थितियां देख रहे थे वो उदारीकरण के बाद से लगातार बदतर होती गई है। क्या कारण रहे कि ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं बन पाया और किसान लगातार आत्महत्या के कगार पे जाता रहा? साल भर में हमने 2-2 लाख किसानों की आत्महत्याएं देखी। वो क्या कारण रहे? खास करके वामपंथी राजनीति, जिससे कि उम्मीद की जाती है कि वो किसान और मजदूर के पक्ष में खड़े होकर उन सवालों को ले जाएंगी, तो क्यों नहीं हो पाया? नहीं, मेरे ख्याल से जो हम आज देख रहे हैं AIKSSC, ये भी उन्हीं आंदोलनों की धमक का नतीजा है जो वामपंथ ने अपने सीमित प्रभाव वाले इलाके में विकसित करने की कोशिश की। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि विविधताएं इतनी अधिक रही, समस्याओं की कारण अलग अलग रहे, परिणाम एक जैसे निकले। उनको लेकर जो संघर्ष एक राष्ट्रीय पैमाने पर जिससे
सुर या मतलब धमक के रूप में आना चाहिए था, उसके विकसित होने में टाइम लगा। लेकिन जहां भी लड़ा वहां पर वामपंथ के नेतृत्व वाले किसान आंदोलनों ने ही या वामपंथी रुझान वाले किसान आंदोलनों ने ही उसकी उस पूरी की पूरी धार को उलटने या बांधने की कोशिश की है। महाराष्ट्र को ले लीजिए, आंध्र प्रदेश को ले लीजिए, तमिलनाडु को ले लीजिए, इवन कश्मीर में भी और हिमाचल में भी जब उनके सेव के और अखरोट के प्रोडक्ट्स को लेकर संकट पैदा हुआ था, लड़ने वाला केवल वही था। क्योंकि उसकी एक वजह ये, क्योंकि यही एक ऐसी कंसिस्टेंट फोर्स है जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज के खिलाफ है, जो मानती है कि इस देश की आर्थिक आवश्यकताओं और आर्थिक विकास की अवस्थाओं के हिसाब से आर्थिक नीतियां बननी चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो लोग लड़े, इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं है। आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आत्महत्याएं उस संकट की एक अभिव्यक्ति थी जिस संकट की वजह से लोग इतने हताश हो गए। उस हताशा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने नारा दिया, आत्महत्या नहीं, अगर मरना ही होगा तो लड़ते हुए मरेंगे। लेकिन उस दौर में भी आप देखिए ना कि जो 90 के बाद जो उदारीकरण की नीतियां लागू हुई, उन्हें वाजपेयी सरकार के समय पे बहुत तीखे ढंग से लागू किया गया। उसके बाद 2004 में जो संसद बनी थी उसमें वामपंथी पार्टियों का खासा दखल था और उसका हम देखते भी हैं, मनरेगा और आरटीई एक्ट जैसे आते हैं। उसी दौरान स्वामीनाथन कमेटी की आयोग की रिपोर्ट आती है 2006 में। वामपंथी पार्टियां उस समय सरकार में थी, 3 साल साथ में रहते हुए, और उसके बाद भी 4 साल तक प्रेशर तो था ही। क्या कारण थे कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तब से नहीं आ पा रही है? नहीं, स्वामीनाथन आयोग को बनवाने में इस देश के किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, वामपंथ की भी रही थी। उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट आई थी, उसकी खास तौर से जो रिकमेंडेशन थे, वो रिकमेंडेशन था, कुछ रिकमेंडेशन किससे सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन जो मेन रिकमेंडेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी कि आत्महत्याओं को अगर रोकना है तो यही कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार पर दबाव डाला गया, सरकार 2006 में ये आई थी और सरकार पर दबाव तब भी डाला गया, लेकिन सरकार है किनकी? मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के गियर में फर्क हो सकता है, लेकिन दिशा तो वही है। नरेंद्र मोदी जी ने तो गियर निकाल के छोड़ दिया है, अलग कर दिया है, स्टीयरिंग पे भी वो नहीं है। मोदी जी, वो अंबानी जी और अडानी जी हैं, उनके उसी में फर्क था, दिशा तो वही थी। और दिशा क्या है? दिशा ये है कि कॉर्पोरेट, मतलब अब 91 के बाद दिशा उनकी ये है कि किसी भी तरीके से कॉर्पोरेट कंपनीज के मुनाफे के लिए निर्बाध खोल देना चाहिए सर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को भी जो समझौता ये करके आए हैं, जिसको इन्होंने अभी तक छुपाया हुआ है, उस समझौते के हिसाब से तो इस खेती की 2015 में 2015 में जो हुआ है, उसके बाद तो खेती के जो उत्पाद है उनकी हालत और ज्यादा खराब होनी है। तो आप स्वामीनाथन आयोग एक ऐसा राहत कवच हो सकता था जिससे किसान बच सकता था, लेकिन वही एकमात्र नहीं है। इस देश की खेती के लिए बहुत बड़े सहयोग की आवश्यकता है। बीच में उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण दूं आपको कि अमेरिका में एक गाय को पालने पर $3 की सब्सिडी दी जाती है पर डे, क्योंकि पशुपालन एक बड़ा जरिया है किसान की आमदनी का। इस देश में 35%, और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि आप स्कैंडिनेवियन देशों से मिल्क पाउडर लेके आएंगे जो बाबा रामदेव के पास पहुंचेगा, फिर वो दही का ATM बना के उसको बेचेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी तो गाय भैंस खाने आएगी, तो आप उसको डैमेज कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी उसको डैमेज कर रही है। उस रास्ते को बदलने की आवश्यकता है, चर्चा होने की आवश्यकता है। तो जो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें तो लागू नहीं की गई हैं, लेकिन उसके बाद में ही सरकार लगातार जो काम कर रही है, खेती को लाभ का धंधा जिस तरह से कहने की कोशिश की जा रही है, खास करके 14 के बाद दुगनी आमदनी और इस तरह के जो ख्वाब दिखाए जाते हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? और क्या मोदी सरकार जो बिल लाई है उसके पहले उसने उसकी पृष्ठभूमि में क्या क्या किया है? अरे उसकी मतलब ये बोलते क्या है, उसके चक्कर में तो पड़ना नहीं चाहिए। ये तो बहुत अव्वल दर्जे के झूठे हैं, और मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं, कितना भी बड़ा झूठ बोल सकते हैं। और उस मामले में हिटलर उनके वो है, हिटलर और गोएबल्स, जिनका ये मानना था कि जितना ज्यादा बड़ा झूठ बोलोगे उतना ज्यादा लोग विश्वास करेंगे, इसलिए उनके कहे पे मत जाइए, उनके किए पर जाइए। और उन्होंने किया ये है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, मिल्क प्रोड्यूस के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हिंदुस्तान की मार्केट को असुरक्षित छोड़ दिया है दुनिया के माल के लाने के लिए। एक उन्होंने किया ये है कि किसान को अपनी खेती को सस्टेन करने के लिए जो सब्सिडीज मिलती थी, चाहे वो उसके रूप में मिलती थी, खाद के रूप में, चाहे वो डीजल के रूप में मिलती थी, कम कीमत के रूप में, मतलब जो भी बीज के रूप में जो मिलती थी,
धीरे धीरे करके मनमोहन सिंह ने शुरुआत की थी, इन्होंने उसको ड्रास्टिकली पूरी तरीके से खत्म कर दिया, तो उसको और भी ज्यादा असुरक्षित छोड़ दिया। उसके बाद भी थोड़ी बहुत गारंटी थी कि लड़गड़ के 10 रुपए 15 रुपए बढ़ जाएंगे, एमएसपी पे वो मिल जाएगी, अब उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर स्ट्रेस में आकर किसान अपनी फसल को बेच के जाए। उनकी एक ग्रांड परियोजना है, और ग्रांड परियोजना का ये हिस्सा है कि वो चाहते हैं कि आने वाली 2025 के साल तक 85% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो शहरों में होनी चाहिए। इसका मतलब गांव में जो खेती होगी वो भी बेतहाशा आधुनिक तरीके से या मशीनों से या जैसी भी होगी, लेकिन वो शहरों में रहे। शहरों में अगर आ जाएंगे तो करेंगे क्या? ये शहरों से तो लौट के गए थे मार्च अप्रैल में। इसलिए उनकी पॉलिसी में कोई निरंतरता नहीं है, उनकी पॉलिसी में तात्कालिकता है। तात्कालिकता क्या है कि मुनाफा बढ़ना चाहिए। तो ये जो आप अच्छा किया आपने कि कोरोना के दौरान कई मजदूर शहरों से लौटकर गांव की तरफ गए थे, 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ मजदूर गए। उन 4.5 करोड़ मजदूरों के लिए गांव में कोई काम था नहीं। उम्मीद ये की जा रही थी कि वो गांव जो तकलीफें झेल के आए हैं तो वो नहीं लौटेंगे, लेकिन वो पलायन फिर से शुरू हो गया है और शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि और कोई रास्ता बचा नहीं है। तो ऐसे में क्या किसान आंदोलन के साथ में मजदूर आंदोलन के मिलने की कोई संभावना आपको दिखती है, या इस तरह से कोई राजनीति परिवर्तित होगी? कोरोना काल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि किसान मजदूर दोनों लोग मिलकर लड़ने की कार्रवाइयां उन्होंने की। उसके पहले से ये सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन कोरोना काल में खास तौर से हुआ शुरू। उसमें प्रवासी मजदूर तो एक कारण था ही, लेकिन आपदा को अवसर मानने की जो समझदारी थी वो भी हुई। और मैं आपको केवल 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक किसान मजदूर की संयुक्त कार्रवाई का था 9 अगस्त के दिन। इस देश की सारी ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों ने कॉर्पोरेट कंपनियों भारत छोड़ो का नारा दिया। 1,96,393 स्थानों पर विरोध कार्रवाई हुई। उसके बाद 25 सितंबर के दिन किसान संगठनों ने कार्रवाई की थी। ये जो हरियाणा बंद हुआ, मध्य प्रदेश में भी रीवा बंद हुआ था और बाकी जगह पर कार्रवाई हुई। हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें 1 लाख से अधिक स्थानों पर ये विरोध कार्रवाइयां हुई, और उसमें ज्यादातर जगह पर मजदूर की भी हिस्सेदारी हुई। तो बेचैनी लोग समझ रहे हैं। और जहां तक प्रवासी मजदूरों के सस्टेन करने का सवाल था, हमने तब भी ये सवाल उठाया था कि वो वापस क्यों लौट रहे हैं। इसकी बजाय सवाल होना चाहिए कि वो गए क्यों थे। कौन जाना चाहेगा गांव छोड़ के? वो गए थे क्योंकि गांव में उनके पास कुछ था नहीं। शहडोल में जो उनकी मौत हुई थी औरंगाबाद की रेल की पटरियों पर, उनके घरों में गए थे लोग। उस पूरे गांव के पास उनकी आमदनी ही जरिया थी और कुछ नहीं था। इसलिए आप ये समस्या 91 से शुरू नहीं होती, ये समस्या 1947 से शुरू होती है। आपने विकास का जो रास्ता चुना, वो विकास का रास्ता ही ऐसा था कि क्रमशः उसमें ये सब समस्या पैदा हो रही थी। उन्हें दूर करने की, उसको रेमेडी मतलब उसके इलाज के रास्ते ढूंढने की बजाय आपने उस पर और भी ज्यादा बिगाड़ का रास्ता